हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका महा मैराथन क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की। ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इस महासंग्राम में हम कंप्लीट यूनिट को डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भविष्य में जितने भी लेक्चर मिलेंगे आपको सब तत्काल मिल जाया करें, टाइम टू टाइम। इसलिए आपको पीडीएफ नोट्स भी इसका मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश बोथ मिलेगा। ऐसा नोट्स मिलेगा बिंदास एकदम हैंड रिटन, और ये जो पीडीएफ फॉर्म में होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया आपको दे दूं कि क्या क्या हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वैसे यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी जंतु विज्ञान पढ़ना है। 2022-23 का है, लेटेस्ट ही। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी ये क्लास। जितने भी यूनिवर्सिटी हैं ऑल यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है जूलॉजी जंतु विज्ञान के लिए। इसमें कंप्लीट यूनिट इन वन शॉट। टॉपिक कौन कौन से रहेंगे? पहला टॉपिक रहेगा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसका सेपरेट वीडियो भी पड़ा हुआ है, लेक्चर आप देख सकते हो, या इसी में हम सब कंप्लीट कर लेंगे। आपको दूसरे छोटे छोटे लेक्चर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। सेल सेल इंटरेक्शन, सेल जंक्शन, डेस्मोसोम्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, एक्जोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, पैरोक्सिसोम, राइबोसोम, जितनी भी चीज़ें हैं पहले यूनिट से लेकर दूसरी यूनिट तक लगभग सभी चीज़ें हम कवर कर लेंगे इसी में। तो ये मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? पहले कोशिका के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें हम समझेंगे। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, मतलब सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। फिर कोशिका की थ्योरी आई, सेल थ्योरी। उसमें मतलब बताया गया कि सेल एक्चुअल में क्या है, जो प्लांट बॉडी होती है, एनिमल बॉडी है, हम लोग किस चीज़ से बने हैं, इसके बारे में बताया गया। तो पहली जो सेल थ्योरी आई उसमें स्लाइडन और स्वान दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। स्वान जूलॉजिस्ट थे, स्लाइडन बॉटनिस्ट थे। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट्स, एमजे स्लाइडन सन 1838 में। टोल्ड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने बताया, स्लाइडन ने, कि जितने भी पादप हैं प्लांट्स, वो सब किससे बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह से थियोडर स्वान सन 1839 में, एक साल बाद, टोल्ड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी थियोडर स्वान ने बताया कि जितने भी जंतु हैं सभी कोशिका से बने होते हैं। जो बात स्लाइडन ने बताया कि पादप कोशिकाओं से बने, वही बात स्वान ने बताया एनिमल पे रिसर्च करके। द स्टेटमेंट ऑफ दीज टू साइंटिस्ट्स सो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, दैट इज सेल थ्योरी। मतलब प्लांट और एनिमल दोनों को मिला दिया जाए, पादपों और जंतुओं को, तो पृथ्वी पर यही तो ऑर्गेनिज्म है ना। तो हम कह सकते हैं जितने भी जीव हैं, सजीव प्राणी हैं, वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से, सेल से। अब अगर हम टाइप ऑफ सेल की बात करें तो कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो न्यूक्लियस के प्रेजेंस और अब्सेंस के अकॉर्डिंग हम प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो जिसमें न्यूक्लियस होता है एक डिफाइंड न्यूक्लियस केंद्रक, उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। बाकी को प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, हम लोग यूकैरियोटिक हैं। इसके अलावा सेल को और हम बांट सकते हैं, जैसे कि सेल के शेप और साइज के आकार पे। जैसे कि हमारी जो आरबीसी होती है वो गोलाकार होती है, अंडाकार। इसके अलावा सेल्स जो होती हैं लंबाकार भी हो सकती हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उसमें एपिथेलियल सेल्स होती हैं। नर्वस सेल्स अलग होती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है। ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा मसल जो सेल होती है, पेशीय कोशिका, वो अलग टाइप की होती है। ठीक है, इसी तरह से कार्डियक सेल्स अलग होती हैं, जो हार्ट में होती हैं। तो अलग अलग जगह पे सेल्स जो हैं अलग अलग मॉर्फोलॉजी की होती हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में सेल की मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ना नहीं, इसलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक, सेल मेम्ब्रेन टॉपिक है, और सेल थ्योरी पे भी क्वेश्चन आते हैं। जो सीधा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक, वहीं जहाँ से क्वेश्चन उठने वाला है, और साथ साथ बताएंगे जिस चीज़ को, वो आपको याद रख लेना है। सबसे पहले जितना हम बताए हैं इसमें से कहाँ से क्वेश्चन आएगा? स्लाइडन स्वान का जो है कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है, इन्होंने क्या योगदान दिया था सेल थ्योरी में। इसके बाद में आया रुडोल्फ विर्चू।
अब देखो सेल थियरी जो स्लाइडन और स्वान ने दिया उसके अकॉर्डिंग ये तो पता चल गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जीव वो सभी किससे बने हुए हैं, सेल से। लेकिन ये नहीं पता चला कि ये सेल किससे बनी है, मतलब जो नई नई सेल बन रही है, जैसे कि हमारे कहीं भी चोट लग जाती है अगर, तो वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है तो सेल्स डेड हो जाती हैं। वो सेल कुछ दिन बाद क्या होता है, उस पर हम मलहम वगैरह लगाते हैं, कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, या ऐसे ही ठीक हो जाता है। तो क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि वो जो सेल थी वो रिकवर हो गई, दूसरी सेल्स आ गई नहीं। तो वो सेल्स कैसे आ गई, एक सेल से दूसरी सेल बनती कैसे है, ये जो सेल है कोशिका है कहाँ से आती है, इसके बारे में फर्स्ट टाइम बताया था रुडोल्फ विर्चो ने सन 1855। ठीक, ये करेक्ट एनसीईआरटी का डाटा है। और बाकी 58 भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ बुकों में मिल जाता है। आपको 1855 याद रखना है। सन 1855 में रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट थे। ठीक, आर विर्चो लिखा, मतलब रुडोल्फ विर्चो इनका पूरा नाम था। इन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली कंपोज्ड ऑफ सेल्स और सेल सिक्रेशन। दिस मॉडिफाइड सेल थियरी इज कॉल्ड मॉडर्न सेल थियरी। मॉडर्न सेल थियरी किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। रट लो किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने सन 1855 में दिया। मॉडर्न सेल थियरी किसने दिया? आधुनिक कोशिकावाद किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रुडोल्फ विर्चो के अकॉर्डिंग सभी जीवित जीव या तो सीधे ही कोशिका के अथवा कोशिका के श्रावण से बने होते हैं। इसको रूपांतरित कोशिकावाद बोला जाता है, आधुनिक कोशिकावाद बोला जाता है। तो ये तो बात वही रिपीट कर दी है जो स्लाइडन स्वान ने बताया था कि सभी जीव सेल से मिलकर बने हैं। ये जो मैन आगे चीज़ें बता रहे हैं उसको समझो। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ थियरी जो है, इसमें इन्होंने ये बताया पॉइंट कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोशिका सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इसके अलावा न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। भैया हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ये स्टेटमेंट लिखा होगा, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, किसने दिया था? याद रख लो, रुडोल्फ विर्चो ने। कब दिया था? 1855 में। मतलब नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। थर्ड पॉइंट, सेल इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मतलब कोशिका जो है वो आनुवंशिकता की इकाई है। जिस टाइम पे सन 1855 की बात कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा हमको डिटेल में चीज़ें पता नहीं थी। वैसे आपको पता है कि जो आनुवंशिकता की इकाई वो डीएनए है। डीएनए के ऊपर लिपटे हुए जो क्रोमोसोम के ऊपर लिपटा हुआ डीएनए है, उसमें जो जीन होते हैं वही आनुवंशिकता की इकाई है। तब हम सेल को मानते थे, आज भी मान सकते हो, क्योंकि डीएनए हमारा वो भी तो सेल के अंदर ही है। डीएनए कहाँ है? जीन है डीएनए पे, डीएनए है क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस कहाँ है? सेल के अंदर। और सेल कहाँ है हमारे पूरे बॉडी में? सेल से ही तो बनी है बॉडी। ठीक, तो इस तरह से ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, मतलब जो कोशिकावाद है, इसके अपवाद कौन कौन से हैं, किन पे अप्लाई नहीं होता है। तो बैक्टीरिया सेक्टेरिया जो हैं इन पे नहीं अप्लाई होगा। सेल थ्योरी मे नॉट अप्लाई ऑन ए सेलुलर प्रोटोजोअन्स, मतलब जो आकोशिकीय प्रोटोजोआ हैं, आकोशिकीय प्रोटोजोअन्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, एंड माइकोप्लाज्मा, वायरसेस, वायरॉइड, प्रियोन्स। ये इसमें बुक में नहीं थे, मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पे। ठीक, वायरसेस, वायरॉइड, प्रियोन्स, इन सब पे लागू नहीं होती है। ये जितने इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण सब याद रखना है आपको कि किस पे आपसे पूछ लेगा कौन इसमें से सेल थियरी का एक्सेप्शन है, सेल कोशिकावाद का अपवाद कौन है, तो आपको याद रखना है यहाँ से। उसमें ऑप्शन होंगे प्लांट सेल, एनिमल सेल, और उसी में वायरस रख दिया, फिर लिख दिया नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है कि वायरस सेल थियरी का एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन भाई तो बनते ही बनते हैं, समझ रहे हो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये है हमारी, मान लीजिए सेल, क्या है? सेल। सेल के ऊपर कवरिंग होती है, सेल के ऊपर इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली। क्यों होती है? ये सेल की एक बाउंड्री बनाती है। भाई हर चीज़ को एक सुरक्षा की ज़रूरत होती है, जैसे हमको वैसे सेल को भी है। अब सेल के अंदर बहुत सारा मटेरियल है, तो सेल बाउंड्री एक चारों ओर बनाती है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, मतलब कोशिका झिल्ली, ये बन गई कोशिका झिल्ली। अब ये जो कोशिका झिल्ली है, अगर ये कोशिका पादप कोशिका है तो उसमें क्या होगा?
कोशिका भित्ति भी होगी, मतलब सेल वाल भी होगी, इसके ऊपर एक सेल वाल की मोटी कवरिंग भी होती है। अगर वो क्या है, पादप कोशिका, मतलब अगर प्लांट सेल की बात हम करेंगे, पादप कोशिका की, ठीक, तो उसमें क्या होगा, सेल वाल भी प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी। अब दूसरी बात समझो अच्छे से, सेल के अंदर राइबोसोम इस तरह से छोटे छोटे पड़े होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोम। इसके अलावा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से लगे होते हैं। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, इस पे भी राइबोसोम इस तरह से चिपके होते हैं। जितनी दूर ये चिपके होते हैं उतनी दूर के पार्ट को कहते हैं खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको लिखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और ये जो है इसको बोलते हैं चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका, क्योंकि ये चिकना है, इसके सरफेस जो है सतह पे राइबोसोम नहीं चिपके हैं और इतनी दूर चिपके थे, तो ये है रफ या खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। और ये है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस तरह से इसमें गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, गोल्जी काय होते हैं, जिसमें सिस ट्रांस सिरे होते हैं, सिस और ट्रांस सिरे होते हैं, मतलब अवतल और उत्तल दो प्रकार के इसमें सिरे होते हैं, सिस ट्रांस एंड होते हैं। इसमें संसाधन होता है चीज़ों का। इसमें सेंटर में एक केंद्रक होगा, ठीक, इस तरह से केंद्रक के ऊपर की जो झिल्ली होती है वो, उसमें बीच बीच में छिद्र होते हैं, ठीक। केंद्रक के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम होते हैं, इस तरह से पड़े होते हैं। उसके अलावा क्या होगा, इसमें एक केंद्रिका होती है छोटी, केंद्रक, ये क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। ये सारी चीज़ें समझते रहो तभी आगे का लेक्चर समझ में आएगा। इसमें केंद्रिका होती है, ये क्या है, केंद्रिका, ठीक, केंद्रिका। इसके अलावा इसमें और क्या होगा, पराक्सीसोम होंगे, क्या होंगे, पराक्सीसोम। ये हो गए हमारे परऑक्सीसोम, ये हो गए हमारे राइबोसोम, क्या हो गए, राइबोसोम। इसके अलावा भी जैसे पादप कोशिका होगी तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, क्या होगा, ये है क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होंगे आपके इस तरह से, ठीक, क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो ये सारा मटेरियल एक सेल में प्रेजेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी होती हैं, तो हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे सारी चीज़ें। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अब हमको पढ़ना तो इसके अंदर का सब कुछ है, क्योंकि हमारी फर्स्ट और सेकंड यूनिट में सेल और सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं और सेल से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़नी है 2 यूनिटों में। तो सबसे पहले हम बाहर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी बात करेंगे, ठीक। हालांकि बात तो सबसे पहले सेल वाल की करनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जूलॉजी में। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जिसमें पादपों की बात विशेषता नहीं करेंगे, सिर्फ हमको जंतु विज्ञान पढ़नी है, मतलब जंतुओं के बारे में। तो जंतुओं में सेल वाल होती नहीं है, इसलिए हम सेल वाल से नहीं स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। अब सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह के बनी होती है। इसमें लिपिड जो होता है, वसा के 2 सतह पाई जाती है, लिपिड बाइलेयर। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे, इसका फंक्शन समझेंगे, कार्य क्या होता है, फिर हम आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक। तो बने रहिएगा, साथ साथ पढ़ते रहिए। जितना मैं आपको बता रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पिछले साल सन 2021 और 22 का जो बैच था उसमें मैंने जितने भी महासंग्राम करवाए थे, मैराथन क्लासें करवाई थी, 100% क्वेश्चन वहीं से आए थे। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन हुआ था, 100 क्वेश्चन आते थे, 75 करने रहते थे, 100 में से 75 करने रहते थे, और 75 के 75 हमारे महासंग्राम से आते थे। इसकी आपको कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई गुप्त वाली बात है, सब लेक्चर पढ़े हुए हैं,
ऑलरेडी। आप पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का पुराना देखिए और हमारे लेक्चर में जाके मैच करिए, अगर सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से नहीं आए हैं तो आप लेक्चर मत देखिए। तो पूरी गारंटी के साथ हम बता रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। बशर्ते बात यह है जितनी मैं यहाँ पे चीज़ें आपको बता रहा हूँ या बुक में जो एडिशनल चीज़ें साथ में बता रहा हूँ सब आपको याद रखना है। मैं पूरा अपने एक्सपीरियंस इसमें झोंक दूंगा और इस क्लास के बाद में आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपने कोई क्लास की है। ठीक, तो कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आपको पता चल गया कि सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है। इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट एज कवरिंग मेम्ब्रेन, व्हिल इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल। मतलब अगर पादप कोशिका है तो सेल वॉल के अंदर होगी और एनिमल में सीधे कवरिंग सेल मेम्ब्रेन की होती है। इधर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं। ठीक, और वैसे हिंदी में ही तो बोलता हूँ मैं। सेकंड है थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 एंगस्ट्राम। ये 70 से लेकर 100 एंगस्ट्राम तक हो सकती है अलग अलग सेल्स में। अब देखो बॉडी में हमारे अलग अलग, पैर की सेल अलग हैं, हाथ की अलग हैं, आँखों में भी तो सेल हैं, कोशिकाएं ही हैं ना, हार्ट में भी हमारे सेल हैं, ईयर में भी सेल हैं, ब्रेन में भी सेल हैं। तो हर जगह अलग अलग टाइप की सेल हैं, तो उनकी थिकनेस भी अलग अलग हो सकती है। मतलब मोटाई भी 75 एंगस्ट्राम इसमें लिखा है, एवरेज लिखा गया है इसमें। कितना है? एवरेज, औसतन। आपको 70 से 100 के बीच में वैल्यू मिल जाए, आप आराम से उसको टिक कर सकते हो। अब सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। कौन सा? फर्स्ट है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक, मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने, रॉबर्टसन। ठीक, रॉबर्टसन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने यूनिट मॉडल दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब इकाई झिल्ली का सिद्धांत, इकाई झिल्ली का सिद्धांत इसको बोलते हैं। ठीक, तो जो यूनिट मॉडल है मेम्ब्रेन, ये रॉबर्टसन ने सन 1959 में दिया था। गिव अ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? अभी रट लो क्लास में ही कि रॉबर्टसन ने दिया था। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी? 70 से 100 एंगस्ट्राम। इसके अलावा मेन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था रॉबर्टसन का, इसके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, कैसी बनी होती है। तो याद रखना है रॉबर्टसन के अनुसार 3 लेयर होती है, मतलब 3 सतह की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली वो 3 परतों की बनी होती है। किसकी बनी होती? 3 परतों की। उसमें 2 परतें होती हैं प्रोटीन की, 2 लेयर ऑफ प्रोटीन एंड 1 लेयर इज लिपिड। मतलब रॉबर्टसन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर मतलब 3 परतों की बनी होती है। किसकी? 3 परतों की। उसमें 2 परत किसकी होंगी? 2 लेयर जो होंगी परत वो होंगी प्रोटीन की। किसकी होंगी? प्रोटीन की। और 1 लेयर जो होगी परत वो किसकी होगी? लिपिड की होगी। किसकी? लिपिड की। तो ये इतना टॉपिक आपको याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आपको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से मिल जाएगा। किसने दिया? रॉबर्टसन ने। कितने लेयर की बनी? 3 लेयर की। 2 किसकी है? प्रोटीन की, 1 है लिपिड की। याद हो गया ना? बस इतना ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से। इसके अलावा कुछ नहीं पूछते। हालांकि आगे चलकर फेल कर जाएगा अभी। इसके अलावा दूसरा मॉडल आएगा वो सक्सेस होगा। ठीक, तो हम जो पार्ट आपको बता रहे हैं सीधा आपको वही फंडा याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया। ये खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिपल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भैया हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यह है फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सिंगर और निकोलसन ने सन 1972 में दिया था। सन 1972 में प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑल द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव अ क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर। मतलब जितनी भी जैविक कलाएं हैं, मतलब झिल्लियां हैं कोशिकाओं की, अंशतः तरल संरचना होती हैं। कैसी होती है? अंशतः तरल संरचना होती हैं। मेन फीचर्स ऑफ दिस मॉडल आर एज फॉलोज। फर्स्ट है
2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भरमार के क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द लिपिड लेयर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। मतलब जो वह प्रोटीन जो लिपिड स्तर के बाहर की ओर होती है उसको बाह्य प्रोटीन बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। एंड द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन लिपिड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन। मतलब जो प्रोटीन अणु के लिपिड अणुओं के बीच में मध्य में पाई जाती है उसको आंतरिक प्रोटीन बोलते हैं। यहाँ डायग्राम से समझिए, अच्छे से समझिए। ये मान लीजिए ये सेल थी, ठीक है, ये है सेल हमारी, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो इतनी सेल मेम्ब्रेन को हम काट के यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बनी हुई है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार हम देखेंगे तो ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम इस तरह से कुछ बना लेते हैं, ठीक। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें लिपिड के मोलिक्यूल होंगी, लिपिड की 2 सतह है, इस तरह से लिपिड बाइलेयर होगी, ठीक। क्या होगी? लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होगी। ये है आपकी लिपिड की बाइलेयर। ये क्या है? लिपिड बाइलेयर मतलब वसा की द्वि सतह। अब अच्छे से समझिए, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये फैटी एसिड है, तो इसको हम बोलते हैं पोलर एंड जो कि किससे बना हुआ है? ये है लिपिड मॉलिक्यूल है। क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल है। ये पोलर होता है मतलब ध्रुवीय सिरा। क्या है? ध्रुवीय सिरा। और ये जो पुच्छ आपको दिख रही है इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल मतलब पुच्छ, फैटी एसिड टेल मतलब वसीय अम्ल की बनी हुई पुच्छ। समझ में आया? ये नॉन पोलर होती है। कैसी होती है? नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय। कैसी होती है? अध्रुवीय। एक पॉइंट आपको नोट करना है जितना मैं बता रहा हूँ। ये अध्रुवीय होती है और ये जो एंड होता है गोल गोल, ये कैसा होता है? ध्रुवीय एंड है, ये पोलर एंड है और लिपिड का बना हुआ है, ठीक। इसके अलावा हम बात करें 2 प्रकार की इसमें सेल मेम्ब्रेन में 2 प्रकार की प्रोटीन होती है। भैया बहुत क्वेश्चन आता है। एक तो होती है आंतरिक प्रोटीन। कैसी? आंतरिक प्रोटीन जो इस तरह से चैनल के रूप में रहती है। इसमें क्या रहते हैं? चैनल रहते हैं। चैनल का काम क्या होता है आगे हम ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। जैसे कि ये कोशिका है ना, कोशिका झिल्ली, हम ये वाली संरचना यहाँ काट के बना रहे हैं, तो इसको अगर उठा के यहाँ पे ऐसे रख दिया जाए तो ये मान लो यहाँ की हम बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे चैनल लगे होंगे, ठीक है। चैनल तो जंक्शन वगैरह जब पढ़ोगे, गैप जंक्शन वगैरह, जब चैनल की बात करते हैं तो इसके माध्यम से अणुओं की अंदर की ओर और बाहर की ओर गति होती है। कोई भी मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब अंदर से बाहर, कोशिका से बाहर से अंदर, इस तरह से आवागमन के लिए ये चैनल काम करते हैं। इनको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब आंतरिक प्रोटीन। इसके अलावा कुछ प्रोटीन इस तरह से इसके ऊपर लगे होते हैं, ठीक, इसके ऊपर लगे होते हैं। ये मैंने थोड़ा डायग्रामेटिक अच्छा बना दिया, ठीक, चिड़िया के टाइप में। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक है। कौन सी है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। हिंदी में बोलते हैं बाह्य प्रोटीन। क्या बोलते हैं? बाह्य प्रोटीन, ठीक। तो ये बाह्य प्रोटीन है। इसके काम क्या होते हैं? ये ग्राही जैसे काम करते हैं। किसका काम? इस फंक्शन में लिखोगे इसके रिसेप्टर के जैसे। कैसे? रिसेप्टर मतलब ग्राही का काम करती है। ग्राही मतलब आप कोई मेडिसिन खाए हो तो आपकी जो बॉडी की एक्टिविटी है वो सेलुलर लेवल से स्टार्ट होती है, क्योंकि आपके शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका है। मतलब अगर आप छींक रहे हो तो उस छींक जो आ रही है, हम बोल रहे हैं तो जो आवाज़ आ रही है वो कहीं ना कहीं सेलुलर लेवल पे बैलेंस है। ये चीज़ें स्टार्ट सेलुलर लेवल से हो रही हैं। तो कोई भी अगर आपको डिजीज है उसको ठीक करना है तो सेलुलर लेवल से ठीक करना होगा। तो आप जो मेडिसिन खाओगे, पैरासीटामॉल खाओगे, बुखार तभी जाएगा जब सेलुलर लेवल पे प्रोसेस होगा। तो ये होते हैं ग्राही। इस तरह से हर एक प्रत्येक सेल पे लाखों करोड़ों की संख्या में प्रोटीन के इस तरह से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के ग्राही लगे होते हैं, रिसेप्टर। आप जब मेडिसिन खाते हो तो इस रिसेप्टर से जाके मान लो ये पैरासीटामोल मोलिक्यूल है, ये आके यहाँ पे जब बाइंड करेगा तो ये रिसेप्टर अंदर सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर
साइटोप्लाज्म में संदेश देगा। मतलब यहाँ पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मान लो लगी हुई है, इससे जब पैरासीटामोल बाइंड करेगा तो ये सेल के अंदर संकेत देगा, तो प्रोसेस सेलुलर प्रोसेस चालू होगा कि बुखार को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी बनाई जाए। जो वायरस आपके अंदर है या किसी इन्फेक्शियस पार्टिकल कोई भी किसी भी व्यक्ति के अंदर है तो उसको ठीक करने के लिए जब एंटीबायोटिक लोगे तो रिसेप्टर पे बाइंड होकर फिर वो सेलुलर एक्शन करेगी जिससे कि ठीक होगा। तो फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो चैनल का काम करते हैं। सेल मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बाइलेयर से। लिपिड की बाइलेयर में दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर एंड जिसको ध्रुवीय सिरा कहते हैं लिपिड, दूसरा होता है इसमें टेल फैटी एसिड टेल जिसको वसीय अम्ल पुच्छ बोलते हैं जो कि नॉन पोलर होता है। ठीक है, अभी कंसेप्ट आएगा हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक का। ठीक है, एम्पीपैथिक मतलब इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों टाइप के सेल मेम्ब्रेन में इंड पाए जाते हैं, इसलिए उसको एम्फीपैथिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्फीपैथिक। ये भी आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में आपको चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो आइए इधर। हाँ, तो बोरियत नहीं फील होनी चाहिए। ठीक है, बोरियत फील होगी तो फिर काम कैसे चलेगा। लेक्चर लंबा है, पूरा देखना है आपको, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर नंबर अच्छे लाना है पूरा देखिए। अगर ये पार्ट आपको सेल मेम्ब्रेन वाला आ रहा है चीज़ें तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए या फिर इंटू 2 पर स्पीड कर लीजिए, कंटिन्यू बने रहिए। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, तो इसमें लिखा लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एम्फीपैथिक, जो मैंने अभी बताया था। मतलब ये एम्फीपैथिक नेचर का होता है, एम्फीपैथिक इन नेचर। इट मीन्स दैट दीज मोलिक्यूल्स हैव डुअल प्रॉपर्टी, मतलब देयर पोलर एंड आर हाइड्रोफोबिक एंड व्हिल नॉन पोलर एंड आर हाइड्रोफिलिक। मतलब ये जो इंड बनाया है मैंने ना, गोल गोल मुंडी बनाई है, ये क्या है? ये पोलर इंड है। और जो पोलर इंड है वो कैसा है? पोलर इंड आर हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। पोलर एंड कैसा है? हाइड्रोफिलिक। और ये जो पुच्छ है तुम्हारी टेल, ये कैसी है? हाइड्रोफोबिक। कैसी है? हाइड्रोफोबिक। तो ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों टाइप की, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक इन नेचर मतलब कैसे? एम्फीपैथिक प्रकृति की होती है। भैया देख लेना 2022 और 23 में अगर ये ना पूछा जाए क्वेश्चन तो आके कमेंट करना। 100% किसी भी यूनिवर्सिटी की बात ले लो, अगर आपको हमसे पूछे हैं कि कोई एक क्वेश्चन बता दीजिए, उस पर उंगली रख दीजिए जिसके सबसे ज़्यादा चांस है आने के, तो यही है भाई, पूछा जाएगा। सेल मेम्ब्रेन किस प्रकृति की होती है? एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। अरे आप में से अच्छे खासे जाते हैं हाइड्रोफोबिक पे लगाते हैं, कोनो हाइड्रोफिलिक पे लगाता है। भैया जब आपको ऑप्शन हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक के साथ एम्फीपैथिक मिल रहा है तो क्यों उनको चूज कर रहे हो? एम्फीपैथिक लगाओ, क्योंकि एम्फीपैथिक में हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों आ जाते हैं। आप हाइड्रोफिलिक लगा देते हो, क्यों भाई? हाइड्रोफिलिक क्यों लगाओगे? क्योंकि दोनों टाइप के होते हैं ना प्रॉपर्टी, तो इसलिए एम्फीपैथिक याद रखना है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड। मतलब अच्छे से समझो, देखो ये जो तरलता होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि जब कोई चोट वोट लगती है, सेल में दबाव आता है तो ये लचकदार होती है। कैसी होती? सिंपल भाषा में बताऊं, लचकदार। मतलब उस पर दबाओगे तो थोड़ा दब जाएगी। ये इसकी जो प्रकृति होती है इसमें उपस्थित लिपिड के कारण होती है। किसके कारण? लिपिड के कारण। ठीक है, तो फ्लूइडिटी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, तरलता है, वो उसमें उपस्थित वसीय अम्ल जो हैं लिपिड हैं, लिपिड के माध्यम से होती है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल के मोलिक्यूल भी बहुत सारे पाए जाते हैं, इस तरह से बीच में उपस्थित होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोलेस्ट्रॉल। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ये जो होते हैं फास्फोलिपिड है, जो लिपिड है इसमें वो मेनली कौन सा होता है? फास्फोलिपिड होता है। कौन सा? फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड एक लिपिड का एक पार्ट है। लिपिड एक पूरा ब्रॉड मतलब पूरी कैटेगरी है। लिपिड आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, वैसे जानना चाहते हो आप लेक्चर देख लीजिए, सेकंड सेमेस्टर के पढ़े हुए। अभी जो एग्जाम हुए थे जस्ट उन पिछला जो बैच चल रहा था उसमें मैंने पढ़ाया लिपिड डिटेल में। तो फास्फोलिपिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और फास्फोलिपिड में भी जो मेन फास्फोलिपिड होता है वो मेनली फास्फोलिपिड होता है लेसिथिन। कौन होता है? लेसिथिन। लेसिथिन मैक्सिमम
मैक्सिमम सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड लेसिथिन होता है। और ये फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लेसिथिन कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, चाहे जिसकी सेल मेम्ब्रेन हो हर सेल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। ठीक, फ्लूइडिटी लिपिड के कारण होती है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स एंड एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। जो मैंने भी रिसेप्टर बताए थे ना, तो एंजाइम की सक्रिय स्थिति तथा एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की सतह पर प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स आर एबल टू डिफ्यूज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये जो इसकी तरलता की बात हम करते हैं, तो ऐसे आप समझिए, थोड़ा एक सा मैं ब्लैंक पेज ढूंढता हूँ फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ऐसे समझिए आप, ये मिल गया हमारा पेज, ये है एक सेल, मान लो ये लचकदार है ना, लिपिड के कारण ये तरल है, क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर है। तो इसमें कोई एक फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया आया, ये क्या है, ये है हमारी सेल, ये है सेल, और ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कैसे करेगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कैसे करेगा, मान लो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बड़ा बना दिया मैंने, तो इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल इस तरह से पड़ा होगा। बैक्टीरियल सेल अगर आप नहीं पढ़े हो तो फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में पढ़ ली। ठीक, उसमें प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया के बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी चीज़ें बैक्टीरिया के बारे में लगभग 4 से 5 लेक्चर पढ़े हैं। ठीक, साथ साथ पढ़ते रहिए। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, ठीक, ये DNA या RNA, ये जेनेटिक मटेरियल जब सेल के अंदर जाएगा और ये रिप्लिकेट करेगा, क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा, मतलब प्रतिकृतिकरण करेगा, फिर बनाएगा mRNA। फिर mRNA में क्या होगा, रिप्लिकेशन के बाद में ट्रांसक्रिप्शन होगा, सॉरी रिप्लिकेशन से तो DNA ही बनेगा, क्या बनेगा, DNA बनेगा। फिर DNA से इसमें यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा mRNA। फिर इसमें होगा ट्रांसलेशन, क्या होगा, ट्रांसलेशन 12th में आप पढ़ के आए हो, तो यहाँ पे बनेगी प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होगी ये सेल के अंदर जब बन जाएगी, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल अगर बैक्टीरिया सेल के अंदर डाल दे और सेल के अंदर ये है हमारी सेल, क्या है, हमारी सेल, हमारे सेल के अंदर जब बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो क्या करेगा, अपने DNA को रिप्लिकेट करेगा, बहुत सारा DNA बनाएगा उससे। फिर DNA में ट्रांसक्रिप्शन होगा जिससे mRNA बनेगा, फिर ट्रांसलेशन होगा जिससे कि प्रोटीन बनेगा। वो जो प्रोटीन इसके अंदर बनकर तैयार होगा बैक्टीरिया के DNA से, बैक्टीरिया के DNA की सूचना से मिलकर जो प्रोटीन तैयार होगी वो इन्फेक्शियस नेचर की होगी और इन्फेक्शन कॉज करेगी, मतलब डिजीज कॉज कर देगी, रोग हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बैक्टीरिया ये सब प्रोसेस तो करता ही है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोज का रोज सबको होते ही हैं। समझ रहे हो ना? तो ये मतलब अंदर भी जाता होगा सेल के, तभी तो DNA बाहर इसके अंदर पहुंचता है। तो ये अंदर जाता कैसे, क्योंकि ये लचकदार होती है, ये तरल होती है, ये लिपिड के मोलिक्यूल के बीच से सट्ट से निकल जाता है, लिपिड जान ही नहीं पाता है, लिपिड के मोलिक्यूल जान नहीं पाते, बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, मतलब चोरों की भांति विंडो से निकल जाता है। समझ में आया? जैसे कि ये है ना लिपिड, यहाँ से बैक्टीरिया सट्ट से अंदर घुस गया। अरे बहुत होशियार होता है, अच्छे लिपिड मोलिक्यूल को ये चकमा दे दिया है बैक्टीरिया, तो इस तरह से अंदर घुस जाता है। अब कैसे घुसता है, जैसे कि मान लीजिए ये थोड़ा अंदर और बढ़ा, फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखिए आप, इस तरह से पहले क्या करेगा, ये थोड़ा सा दबाएगा इसको, फिर उसके बाद में ये क्या करेगा, इस तरह से अंदर हो गया बिल्कुल। फिर क्या करेगा, ये इतना पूरा मोलिक्यूल, ये सेल फिर से बन गई, बैक्टीरिया अंदर चला गया। समझ रहे हो? तो ये कुछ स्टेप हैं बताने की कि बैक्टीरिया अंदर घुसता कैसे है। इस तरह से बैक्टीरिया अंदर घुस जाता है ड्यू टू फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली की तरलता के कारण ये अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेस्मोसोम क्या होते हैं। ये सेल इंटरेक्शंस हैं, क्या है, इंट्रासेलुलर स्पेस होते हैं जिसके माध्यम से आवागमन होता है चीज़ों का। तो डेस्मोसोम्स, इस पर भी क्वेश्चन खूब आता है। सेल इंट्रासेलुलर स्पेस, in intracellular space there may be a fibrous connection। कैसा होता है, रेशेदार कनेक्शन होते हैं, संबंध होते हैं बिटवीन द सेल, मतलब दो कोशिकाओं के बीच में ये फाइबरस कनेक्शन होते हैं। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन मतलब रूपांतरण से ही ये बनते हैं। ये डेस्मोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूपांतरण से बनते हैं, इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डेस्मोसोम को भी पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। अब अगर हम बात करें इधर हिंदी में, देखो अंतरा कोशिकीय स्थान जो होता है, अंतरा कोशिकीय स्थान कहने का मतलब दो कोशिकाओं के बीच की जगह। मान लो ये आपका ऊतक है, इसमें कई सारी
इस तरह से कोशिकाएं होंगी। ऊतक, ऊतक किससे बना होता है? एक समान आइडेंटिकल कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। तो ये 2 कोशिकाएं हैं, तो ये सेल इनके बीच का जो ये भाग बचा हुआ है मैट्रिक्स, इसको हम इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेल के द्वारा कुछ फाइबरस कनेक्शन होते हैं, ठीक, जिससे कि कोशिकाओं में चीज़ों का आदान प्रदान हो सके, तो इसलिए ये बनाए जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन रूपांतरण से ही बनते हैं, उसको बोलते हैं हम डेसमोसोम्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आ रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य हैं। झिल्ली, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसके कार्यों की बात हम कर रहे हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं इसके? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस की, मतलब पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस बिटवीन 2 सेल्स। मतलब प्लाज्मा झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब क्या है? सेमी परमिएबल कहने का मतलब ये है कि आधी चीज़ों को तो ये अलाउ करता है अंदर जाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं करता है। आधी कहने का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेल के अंदर जाएंगी, बाकी नहीं जाएंगी। ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, सेल के ऊपर बनी हुई सेल मेम्ब्रेन। ये बनी है लिपिड बाइलेयर की। किसकी? लिपिड बाइलेयर की। आपको पता है समान को घोलता है, मतलब अगर वाष्पशील द्रव है तो वो वाष्पशील में घुल जाएगा, अवाष्पशील में घुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मिश्रण आप पढ़े हो केमिस्ट्री में कि समान को घोलता है, समझ रहे हो ना, लाइक डिजोल्व लाइक, ये पढ़े होगे आप। तो इसलिए ये होता है पोलर एंड। बाहर जो ये सरफेस है और अंदर की सरफेस है, ये है पोलर एंड, बीच में है नॉन पोलर। मतलब बाहर की ओर क्या है? ध्रुवीय, और अंदर भी क्या है? ध्रुवीय, लेकिन बीच में अध्रुवीय है। तो भैया बाहर से, जब अंदर से कोई चीज़ बाहर जाएगी तो भी पहले क्या पढ़ रहा? ध्रुवीय। बाहर से अंदर जाएगी तो क्या होगा? ध्रुवीय। मतलब ऐसे पदार्थ, कैसे? ऐसे पदार्थ जो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, मतलब पोलर होते हैं। पोलर पदार्थ वो तो अंदर बाहर जाएंगे, बाकियों के लिए क्या होगा? अब बाकी जा नहीं पाएंगे। तो मान लो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी सेल को ज़रूरत है और वो है अध्रुवीय, तो कैसे जाएगी भैया? इसीलिए तो यहाँ पे चैनलवा लगा है बाबू। ये चैनल इसीलिए लगा है कि जो अध्रुवीय पदार्थ हैं उसको लिपिड नहीं जाने देगा तो कोई बात नहीं, हम पुल के नीचे से चले जाएंगे। समझ रहे हो? मान लो कि एक पुल है, पुल के नीचे रोड है। नीचे होती है ऊपर होती है? नीचे ऊपर हर जगह हो सकती है, आज की टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, कहीं भी रोड बना देते हैं, ठीक। तो पुल के ऊपर रोड है, उसके नीचे एक और रोड है। तो एक रोड पे पुलिस ने बैरियर लगाया है, तो दूसरी रोड जो है ना पुल के नीचे वाली, वहाँ से हम निकल जाएंगे। तो सेम वैसा ही प्रोसेस होता है। जो ध्रुवीय पोलर पदार्थ होते हैं वो सीधा क्रॉस कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन जो अध्रुवीय नॉन पोलर सबस्टांसेस हैं वो कहाँ से जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ चैनल। अब वेरियस टाइप ऑफ चैनल्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। मतलब अगर वाटर की बात करें, जल को निकलने के लिए, तो जल को पार करने के लिए अब देखो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अध्रुवीय होते हैं वो भी। अब मान लो ध्रुवीय है तो ध्रुवीय तो यहाँ तक आएगा, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया। जो अध्रुवीय होते हैं, अच्छे से समझिए, ये जो ध्रुवीय पार्ट है ना, तो ध्रुवीय में ध्रुवीय तो मिल जाएगा, लेकिन अंदर अध्रुवीय पार्ट है, तो अध्रुवीय उसको रोक देता है ना जाने के लिए, क्योंकि क्रॉस तो अंदर से करना है। तो जैसे वाटर है, वाटर भी अंदर ऐसे ही नहीं जाता है। वाटर के लिए स्पेसिफिक चैनल लगे होते हैं, जल को अंदर जाने के लिए, उसको बोलते हैं एक्वापोरिन। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर के लिए जो चैनल होते हैं जल को अंदर ले जाने के लिए कोशिका के, तो उसको बोलते हैं एक्वापोरिन। क्या बोलते हैं? एक्वापोरिन। फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन सेल, इसके लिए कौन से होते हैं? एक्वापोरिन। अब ये पोरिन प्रोटीन होती है, एक्वा मतलब जल के लिए जो पोरिन यूज होते हैं। पोरिन का मतलब होता है, पोरिन प्रोटीन होते हैं जिनसे चैनल बने होते हैं सभी। एक्वा लगा है मतलब जल के लिए जो पोरिन लगी हुई है। अब ये 8 टाइप की होती है। कैसी? 8 टाइप की टोटल एक्वापोरिन मिलकर
ये एक टाइप की पोरिन प्रोटीन मिलकर एक्वापोरिन चैनल बनाती हैं, जिसके माध्यम से जल का स्थानांतरण होता है। बहुत सारे, हर सेल में खूब सारे एक्वापोरिन्स होते हैं, क्योंकि जल की आवश्यकता सेल में बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है जल ही तो सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब हम बात करें तो इसमें जिसके द्वारा कोशिकाओं के बीच विभिन्न, हाँ, अर्धपारगम्य का मतलब समझ गए ना, कुछ चीज़ों को ये परमिएबिलिटी देती है अंदर जाने के लिए, पारगम्यता, कुछ के लिए नहीं देती, इसीलिए इसको हम सेमी परमिएबल या अर्ध पारगम्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम्य बोला जाता है। तो इसमें दो मैंने यहाँ पे चीज़ें दी हुई, देखो इसको समझो, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस इन विच फूड इज टेकन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। मतलब वह क्रिया जिसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है उसे इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। मतलब ये है कोशिका, जैसे कि हाँ ये समझो, जैसे कि ये अंदर जा रहा है ना, तो ये फूड पार्टिकल था जो बाहर था, फिर उसके बाद में इस तरह से थोड़ा अंदर गया, फिर बिल्कुल अंदर चला गया। तो ये जो प्रोसेस है ये है इंडोसाइटोसिस। क्या है? इंडोसाइटोसिस, इसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है? फूड पार्टिकल, जो कोशिकाओं को भोजन होता है, कोशिका जो चाहिए इंपॉर्टेंट कोशिका के लिए, तो उसके अंदर इस तरह से घुस जाते हैं, उसको इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय व्हिच वास्ट प्रोडक्ट, मतलब जो कोशिका के अंदर बेकार पदार्थ उपस्थित हैं, अब सेल एंड सेल सिक्रेशन कम आउट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। मतलब वह क्रिया जिसमें कोशिका से कोई उत्सर्जी पदार्थ अथवा कोशिका स्रावण प्लाज्मा झिल्ली से बाहर आता है तो उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब ये है कोशिका, इसमें कोई वेस्ट पदार्थ था, मतलब कोई बेकार पदार्थ था, उसको हमको बाहर निकालना है, तो वो क्या करेगा? इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा और वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक। और एक टाइम आएगा जबकि वो बाहर निकल गया होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, ठीक। जो उत्सर्जी पदार्थ या व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने का प्रोसेस है, जिसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। फूड पार्टिकल, भोजनीय जो कण हैं, उनको अंदर, कोशिका के अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। ये सब फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन के, कोशिका झिल्ली के द्वारा ही ये सब फंक्शन किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। अब बात करते हैं इंडोसाइटोसिस के टाइप की। तो इंडोसाइटोसिस इज ऑफ 2 टाइप्स। मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि तरल पदार्थ हो लिक्विड फॉर्म में, और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। मतलब एक्सोसाइटोसिस में क्या है, आप बाहर तो निकाल रहे हो चीज़ों को, लेकिन किस तरह से? देखो यहाँ पे, अब फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये दोनों टाइप होते हैं किसके? इंडोसाइटोसिस के। अगर सॉलिड पार्टिकल है, मतलब यही जो इंडोसाइटोसिस हो रही है, इसमें जो पार्टिकल है ये अगर सॉलिड है, कैसा है ये? सॉलिड है, मतलब ठोस, तब हम उसको फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। फैगोसाइटोसिस इज अ टाइप ऑफ इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का ही पार्ट होता है, सॉरी एक्सोसाइटोसिस, ठीक। तो ये एक्सोसाइटोसिस नहीं, इंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में तो बाहर जाती है ना चीज़ें, हम अंदर जाने वाले में बात कर रहे हैं। इंडोसाइटोसिस के 2 पार्ट हैं, एक है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब भक्षकाण प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भक्षकाण प्रक्रिया। और एक होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि कोई फूड पार्टिकल है जो कि इस कोशिका के अंदर जाना चाहता है, तो क्या करेगा? इस तरह से अंदर जाना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे क्या होगा कि वो कोशिका के अंदर पहुंच जाएगा। तो इंडोसाइटोसिस 2 प्रकार की हो सकती है। ये फूड पार्टिकल या तो सॉलिड हो सकता है, मतलब ठोस, या फिर कैसा हो सकता है? लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। कैसा? लिक्विड हो सकता है, मतलब तरल पदार्थ हो सकता है। अगर ये सॉलिड पार्टिकल का तुम इंडोसाइटोसिस कर रहे हो तब उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर आप लिक्विड तरल पदार्थ को अंदर ले रहे हो कोशिका के, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। मतलब ऐसा इंडोसाइटोसिस जिसमें सॉलिड पार्टिकल फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, और जिसमें लिक्विड होगा उसको पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब लिक्विड, ठीक है, तरल पदार्थों का अंदर की ओर जाना।
और फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जो भक्षकाण प्रक्रिया है इसका मतलब होता है सॉलिड पार्टिकल। क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब ठोस पदार्थ, ठोस कण या पदार्थ या सबस्टांस। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी बोलते हैं, कोशिका का खाना भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आया है कई बार कि सेल ईटिंग क्या होता है। फैगोसाइटोसिस को ही बोलते हैं या पिनोसाइटोसिस को बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस को कोशिका का पीना बोलते हैं, मतलब पानी पीना। सेल ड्रिंकिंग मतलब पिनोसाइटोसिस, सेल ईटिंग मतलब फैगोसाइटोसिस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इससे खूब आता है। ठीक है, तो याद रखना है। व्हेन सॉलिड फूड पार्टिकल्स आर इनगल्फ्ड थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन द प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। मतलब जब कोशिका कला ठोस भोजन कण ग्रहण करती है तो इस क्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, द प्रोसेस इज in which liquid food is taken by plasma membrane is called पिनोसाइटोसिस। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका के द्वारा तरल भोजन ग्रहण किया जाता है उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये देखो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन चल रहे हैं ना अभी, तो उसी में हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। किसकी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब देखो इधर समझो, जो ट्रांसपोर्ट होता है, क्या ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे समझिए, ट्रांसपोर्ट मतलब स्थानांतरण, स्थानांतरण। अब इसके कई टाइप हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, ट्रांसपोर्ट मतलब सक्रिय परिवहन। और ये क्या है? निष्क्रिय परिवहन। अब देखो इसके अलावा एक परिवहन में ही, ट्रांसपोर्ट में ही आता है डिफ्यूजन। क्या आता है? डिफ्यूजन मतलब विसरण। क्या आता है? विसरण। इसके अलावा इसी में आता है ओस्मोसिस। ये सब बुक में नहीं है, मैं खुद से बता रहा हूँ, चीज़ें आपको पढ़ना है आएंगी। ठीक, ओस्मोसिस मतलब परासरण। क्या होता है? परासरण। ये इतनी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट वाली। अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले समझो। मतलब डिफ्यूजन में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिफ्यूजन होता है, तो हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों की बात करेंगे। मान लीजिए ये कोई एक झिल्ली है, ठीक, और इधर पदार्थ था, इधर क्या था? पदार्थ, और ये जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। समझ रहे हो? और इधर भी जल भरा हुआ है, इधर जल भरा हुआ है, इधर यही पदार्थ इधर भी है, जो इधर है वही इधर है। तो इधर देखो कम पार्टिकल है। तो सिंपली कोई भी चीज़ हो अगर जाने का रास्ता है और इधर भी वाटर इधर भी वाटर है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, इनकी सांद्रता इधर उच्च है, मतलब उच्च सांद्रता है इसकी, हाई कंसंट्रेशन है। कैसी है? हाई कंसंट्रेशन। और इधर लो कंसंट्रेशन है। क्या है? लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप स्थानांतरण चालू हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होने लगेगा इनका। इधर ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे इधर आने लगेंगे। इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। अब बात करते हैं परासरण क्या होता है। विसरण की तो बात कर ली, परासरण क्या होता है? परासरण ओस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। मतलब परासरण जो है वो डिफ्यूजन, विसरण का ही एक पार्ट है। क्योंकि हम विसरण में बात करते हैं किसकी? ऐसे पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है, जिनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है, उसको हम विसरण बोलते हैं। ऐसे ही ओस्मोसिस भी है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। लेकिन कहाँ? परासरण में सिर्फ पानी की बात करते हैं। किसकी? वाटर, मतलब ओनली जल,
और यहाँ पे कोई भी पदार्थ ऐसा हो जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा हो उसको बोलते हैं विसरण या डिफ्यूजन। और जब हम सिर्फ वाटर की बात करते हैं, जाएगा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही, तो उसको हम बोलते हैं परासरण। मतलब इसमें सिर्फ जल वाटर, ओनली वाटर का मोबिलाइजेशन होता है ओस्मोसिस में ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब सांद्रता प्रवणता के कारण। अब यहाँ एक सांद्रता प्रवणता उत्पन्न हो रही है कि इधर उच्च है इधर निम्न है, तो उच्च से निम्न की ओर जाएगी। सेम ऐसे ही जब वाटर के लिए पार्टिकुलर वाटर की बात करते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा हो तो उसको हम परासरण बोलते हैं। अब इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी नहीं लगती है, एनर्जी या हम बोलते हैं एटीपी का जो है उसका काम नहीं होता है, ठीक। तो ये दोनों निष्क्रिय में ही आते हैं। अब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब वही पैसिव के ही पार्ट हैं सब, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। फैसिलिटेटेड में क्या होता है, इसके लिए सेल के मेम्ब्रेन जो होती है इस पर कुछ पार्टिकुलर चैनल होते हैं, ठीक। ये पार्टिकुलर चैनल होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये जो चैनल होते हैं तो चैनल कई टाइप के होते हैं यहाँ पे, ठीक। इसमें जो चैनल होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। कुछ चैनल एनर्जी एटीपी की ज़रूरत होती है, कुछ चैनल में ज़रूरत नहीं होती है। तो एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट लगभग थोड़ा बहुत एक ही जैसा होता है। कैसा होता है, देखो चैनल कई टाइप के हैं। कौन कौन से, एक तो चैनल ऐसा है जो इस तरह से चैनल बना हुआ है और पदार्थ जो था वो सेल मेम्ब्रेन के उधर से इधर आराम से इस ओर स्थानांतरित हो जाए और इधर से उधर स्थानांतरित हो जाए, इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब सुसाध्य विसरण। हिंदी में क्या बोलते हैं फैसिलिटेटेड को, सुसाध्य विसरण। सुसाध्य विसरण बोला जाता है इसको, सुसाध्य विसरण। सुसाध्य विसरण कहने का मतलब इसमें एनर्जी नहीं, एटीपी नहीं यूज हुई, ऊर्जा की जरूरत नहीं है। इसी तरह से कुछ चैनल